जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं iQOO Z11 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, iQOO ने यहाँ पर एक दो बदलाव नहीं किए, बल्कि यहाँ पर इसके कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी काफी जगह बदलाव किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर रहता है कि क्या ये जो बदलाव किए हैं डेली यूज में सच में महसूस होंगे। क्योंकि दोस्तों जो स्पेसिफिकेशन रहते हैं बॉक्स के ऊपर, उनको देखकर ही कोई भी फोन अच्छा नहीं होता। असल चीज का पता चलता है कि आपके हाथ में फोन कैसा रहता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा, कितना दमदार रहता है, साथ ही उसका कैमरा कितना भरोसेमंद है, बैटरी कितनी अच्छी चलती है, और सबसे जरूरी बात कि जो इसकी कीमत है तो वो वहां पर पूरा पैकेज कैसा बनता है। और रही प्राइस की बात तो हम बिल्कुल एंड में करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं iQOO Z11 के बारे में, जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और आप अगर एक ऐसा मोबाइल देख रहे हैं जहां पर सब कुछ बैलेंस हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों फोन के साथ आपको एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलता है, और ये अच्छी बात है क्योंकि नया फोन खरीदते ही आप अलग से कवर लेने का झंझट नहीं रहेगा। और अच्छी बात यह है कि डिस्प्ले पर स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से लगा हुआ मिलता है, और इसके अलावा चार्जर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ में आपको टाइप A to टाइप C केबल मिलती है। मतलब बॉक्स के अंदर आपको शुरुआत में यूज करने लायक जो भी चीजें हैं वो सब मिल जाती है। अब फोन पर आते हैं। पहली नजर में iQOO Z11 का डिजाइन आपको पिछले जनरेशन से काफी अलग दिखाई देगा। एक बार कैमरा मॉड्यूल का लेआउट भी आप यहाँ पर चेंज किया गया है। इस बार ओवरऑल बैक पैनल को एक फ्रेश लुक देने की कोशिश की गई है। और दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, बैक और फ्रेम का जो कंस्ट्रक्शन प्रीमियम ग्लास वाला नहीं है। यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है। लेकिन दोस्तों फिनिशिंग ऐसी है कि दूर से देखने पर आपको ये काफी प्रीमियम फील दे सकता है। फोन थोड़ा बड़ा जरूर है, क्योंकि यहाँ बड़ी डिस्प्ले दी गई है, लेकिन साइड्स पर जो कर्व्स और राउंडेड एजेस दिए गए हैं, इसकी वजह से हाथ में पकड़ने पर इसकी जो एक्चुअल थिकनेस है उतनी ज्यादा महसूस नहीं होती। अगर आपको बड़े डिस्प्ले वाले फोन पसंद है तो एर्गोनॉमिक्स के मामले में ये अच्छी चीज है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर IP68 और IP69 रेटिंग के साथ मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। मतलब पानी, धूल और डेली लाइफ के थोड़े बहुत रफ यूज को लेकर आप फोन काफी अच्छी तरह प्रोटेक्शन देता है। अब वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ आपको बेसिक हैप्टिक और वाइब्रेटर मोटर मिलती है, और फ्लैगशिप लेवल्स सुपर प्रिसाइज हैप्टिक्स वाली ये फीलिंग नहीं आती, लेकिन नॉर्मल नोटिफिकेशंस और टाइपिंग के लिए काम ठीक करता है। वहीं स्पीकर्स में अच्छी खबर है, यहाँ आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं। वॉल्यूम अच्छी है, और वीडियोस और यूट्यूब या कैजुअल गेमिंग के लिए ऑडियो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे आप हर दिन सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, डिस्प्ले। यहाँ आपको मिलता है 6.83 इंच का 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब 144 हर्ट्ज सुनकर आपको लग सकता है कि पूरा UI हर समय 144 हर्ट्ज पर चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल UI में रिफ्रेश रेट अडेप्टिव तरीके से काम करता है। सपोर्टेड कंटेंट या गेम्स में हायर रिफ्रेश रेट का फायदा मिलता है। सिंपल भाषा में समझते हैं तो रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा, स्क्रॉलिंग और सपोर्टेड एनिमेशन उतनी स्मूथ दिखाई देगी। यहाँ आपको 10 बिट कलर सपोर्ट मिलता है, और HDR10 भी सपोर्टेड है। नेटफ्लिक्स जैसी सपोर्टेड स्ट्रीमिंग सर्विस पर HDR कंटेंट का फायदा मिलता है। कलर्स काफी पंची हैं, एमोलेड होने की वजह से ब्लैक्स भी डीप मिलते हैं। और ब्राइटनेस की बात करें तो पेपर्स पर नंबर काफी अच्छे हैं, और पीक ब्राइटनेस करीब 3000 निट्स तक बताई गई है, जबकि HBM ब्राइटनेस भी काफी हाई है। इसका मतलब आउटडोर में आप जो है फायदा मिलने वाला है, मतलब कि धूप में डिस्प्ले को देखने में परेशानी आपको कम होगी। अब कर्व डिस्प्ले को लेकर दो तरह के लोग होते हैं। देखिए, कुछ लोगों को कर्व डिस्प्ले बहुत प्रीमियम लगता है, और कुछ लोगों को फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। कर्व डिस्प्ले का सबसे बड़ा फायदा है कि फोन देखने में ज्यादा प्रीमियम और इमर्सिव लगता है, लेकिन अगर आप टेम्पर्ड ग्लास या एक्सीडेंटल टच जैसी चीजों को लेकर ज्यादा कंसर्न रहते हैं तो फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। और तो यहाँ मैं आपको यही कहूंगा कि ये पूरी तरह आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ ऑप्टिकल इन डिस्प्ले है, और अनलॉकिंग स्पीड अच्छी है, और नॉर्मल यूज में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह परमानेंट AOD जैसा नहीं है। उस समय तक इन्फॉर्मेशन
दिखाने के बाद डिस्प्ले बंद हो जाता है। तो अगर आप हमेशा क्लॉक और नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर चाहते हैं तो इस लिमिटेशन को ध्यान से रखना। और कनेक्टिविटी में आपको 5G के साथ कैरियर एग्रीगेशन और 4G प्लस जैसी चीजें मिलती हैं, लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है, वो है NFC। अगर आप NFC पेमेंट या NFC बेस्ड एक्सेसरीज का यूज करते हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी तरफ आपको IR ब्लास्टर मिलता है, मतलब कंपेटेबल टीवी या दूसरे अप्लायंसेस को फोन से कंट्रोल करने के काम आ सकता है। और वहीं USB Type-C पोर्ट यहाँ पर USB 2.0 स्टैंडर्ड पर है, तो हाई स्पीड वायर्ड फाइल ट्रांसफर के मामले में ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, तो iQOO Z11 की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक है इसका नया MediaTek Dimensity 7500 टर्बो प्रोसेसर। और यहाँ ये जो प्रोसेसर है इस फोन को इंटरेस्टिंग बनाता है। अब आपको अगर प्रोसेसर के अंदर के कोर्स और आर्किटेक्चर्स समझ नहीं आते तो यहाँ पर अपन आसान भाषा में समझ लेते हैं कि प्रोसेसर के अंदर ज्यादा अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं, और कुछ कोर्स ज्यादा पावर देकर हैवी काम करते हैं और कुछ कोर कम पावर में नॉर्मल काम संभालते हैं। इससे परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। तो डायमेंसिटी 7500 टर्बो में नया आर्किटेक्चर यूज किया गया है, इसी वजह से कंपनी ने परफॉर्मेंस में अच्छा इंप्रूवमेंट टारगेट किया है। साथ में आपको LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। और UFS 3.1 का फायदा क्या है, तो सिंपल भाषा में अगर समझे तो एप्स इंस्टॉल और ओपन होने में और जो फाइल रीड राइट होने में और साथ ही ओवरऑल जो स्टोरेज में रिस्पॉन्स में फोन ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील करता है। ये छोटी चीज लगती है लेकिन डेली यूज में इसका जो है फर्क दिखता है। अब नंबर्स की बात करें तो Antutu में ये फोन लगभग 10 लाख से 11 लाख के आसपास स्कोर कर सकता है, और डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर वर्जन, टेम्परेचर और टेस्ट कंडीशन। लेकिन मैं सिर्फ Antutu देखकर फोन को जज नहीं करूंगा, क्योंकि बेंचमार्क स्कोर एक चीज है और रियल लाइफ परफॉर्मेंस दूसरी। दोस्तों यहाँ पर वेपर कूलिंग चेंबर भी यूज किया गया है, और जिससे सस्टेन परफॉर्मेंस में मदद मिल सकती है। गेमिंग की बात करें तो BGMI में फिलहाल आपको 60 FPS तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स में भी करीब 60 FPS के आसपास एक्सपीरियंस मिलता है। अब प्रोसेसर नया है, इसलिए फ्यूचर अपडेट्स में गेम ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होने की संभावना रहती है, लेकिन अभी के हिसाब से इसमें हार्डकोर गेमिंग फोन नहीं कहूंगा। अगर आपका यूज है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कैमरा, मल्टीटास्किंग और कभी कभी BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी कैजुअल गेमिंग, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपका मेन फोकस सिर्फ कॉम्पिटिटिव गेमिंग है और आपकी जो मैक्सिमम ग्राफिक्स और हाई FPS चाहिए, तो फिर आपको गेमिंग फोकस्ड फोन की तरफ देखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है Android 16 और उसके ऊपर Origin OS 6 मिलता है, और यहाँ आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी पहले से बेहतर किया गया है। कंपनी की तरफ से 3 इयर्स एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट का कमिटमेंट दिया गया है, मतलब फोन को लंबे समय तक यूज करने वाले लोगों के लिए अच्छी बात है। Origin OS में आपको कई AI फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे AI कैप। मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें लैंग्वेज ऐसी है जिसे समझने में आपको परेशानी हो रही है, तो सपोर्टेड कंटेंट में AI कैप्शंस उस स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट को समराइज करने जैसी AI फीचर्स भी मिलते हैं। मतलब धीरे धीरे स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग और कैमरा फोन वाला डिवाइस नहीं रह गया, अब AI भी डेली यूज का आपका हिस्सा बनता जा रहा है। सॉफ्टवेयर में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और गेम्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए तो कई चीज़ों को आप अनइंस्टॉल और डिसेबल कर सकते हैं। और डायलर की बात करें तो यहाँ आपको कंपनी ओन्स डायलर मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स भी अवेलेबल है। अब आते हैं कैमरा पर, तो पीछे आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और इस बार अच्छी चीज ये है कि 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा भी वापस ऐड किया गया है, और साथ में फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब कैमरा की सिर्फ मेगापिक्सल देखकर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि कैमरा बहुत शानदार है, क्योंकि कैमरा क्वालिटी में सेंसर प्रोसेसिंग, HDR और सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग काफी ज्यादा मैटर्स करती है। डे लाइट में मेन कैमरा में निकलने वाली फोटोज ओवरऑल अच्छी है, डायनेमिक रेंज ठीक है, मतलब ब्राइट स्काई और डार्क शेडोज के बीच फोन काफी अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। डिटेल भी डिसेंट है, सोशल मीडिया पर डायरेक्टली अपलोड करने के लिए फोटोज अच्छी लगेंगी, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल लाइटनिंग कंडीशन में कलर्स थोड़े इनकंसिस्टेंट दिखाई दे सकते हैं। कहीं कलर्स नेचुरल लगेंगे तो कहीं प्रोसेस थोड़ी अलग दिखाई दे सकती है। अब अल्ट्रा वाइड की अच्छी बात यह है कि पिछले जनरेशन में जो कमी महसूस हो रही थी उसे यहाँ एड्रेस किया गया है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको ज्यादा बड़ा फ्रेम कैप्चर करने देता है। लैंडस्केप, ग्रुप फोटोज या ऐसी जगह जहाँ पीछे हटने की स्पेस नहीं है तो वहाँ इसका फायदा मिलता है। लेकिन 8 मेगापिक्सल होने की वजह से लो लाइट में मेन कैमरा जैसी डिटेल एक्सपेक्ट मत करना। कम रोशनी में इमेज थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है, फिर भी अल्ट्रा वाइड का होना अपने आप में यूजफुल एडिशन है। पोर्ट्रेट मोड में आपको अलग अलग जूम ऑप्शंस मिलते हैं,
1x, 1.5x और 2x जैसे ऑप्शन से अलग अलग फ्रेमिंग मिल जाती है। सब्जेक्ट सेपरेशन ओवरऑल अच्छी है, सोशल मीडिया के लिए रेडी लुकिंग पोर्ट्रेट निकाली जा सकती है। अब सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और डे लाइट में सेल्फीज ठीक आती हैं, लेकिन यहाँ स्किन टोन प्रोसेसिंग थोड़ा म्यूटेड साइड पर जा सकता है। मतलब फोन आपकी स्किन को जरूरत से ज्यादा ब्राइट या ओवर सैचुरेट करने की कोशिश नहीं करता। कुछ लोगों को नेचुरल लुक पसंद आएगा, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा पंची सेल्फी चाहिए होगा, और तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में मेन कैमरा में आपको 4K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन 4K 60 FPS नहीं है, और 1080p पर आपको हायर फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है। फ्रंट कैमरा से भी 4K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग मिल सकती है, और हॉनेस्टली अगर आप रील्स, शॉर्ट्स या यूट्यूब के लिए फोन से शूटिंग करना चाहते हैं तो 4K 30 FPS का ऑप्शन काफी यूजफुल है। वीडियो में एक्सपोजर और स्किन टोन ओवरऑल ठीक मेंटेन हो रही है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ आपको 7500 की बड़ी बैटरी मिलती है, और ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक। बड़ी बैटरी का सीधा मतलब है कि नॉर्मल यूजर्स को आप बार बार चार्जर्स लेकर घूमने की जरूरत कम पड़ेगी। अगर आपका जो यूजेस है वो मॉडरेट है, सोशल मीडिया, कॉल्स, यूट्यूब, कैमरा और थोड़ी गेमिंग, तो बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने की उम्मीद है। हैवी यूजेस में भी कैपेसिटी आपको कॉन्फिडेंस देती है, और चार्जिंग के लिए 44 वाट फास्ट चार्जिंग दी गई है। अब 44 वाट आज के हिसाब से सबसे फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी के साथ 44 वाट एक प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है। अब अगर इसे पिछले जनरेशन iQOO Z10 से कंपेयर करें तो कई इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं। सबसे पहले डिजाइन पूरी तरह नया है, फिर डिस्प्ले में बड़ा बदलाव हुआ है। जहाँ पहले फुल HD रेजोल्यूशन था, अब यहाँ पर 1.5 की रेजोल्यूशन मिलता है। प्रोसेसर भी नया है, स्टोरेज में बड़ा अपग्रेड है, और जहाँ पुराने मॉडल्स में UFS 2.2 था, यहाँ पर UFS 3.1 मिलता है। और कैमरा में अल्ट्रा वाइड का एडिशन एक इम्पोर्टेंट अपग्रेड है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम हुई है। तो ये कोई ऐसा अपग्रेड नहीं है, इसमें हर चीज बस बढ़ा दी गई है। कुछ चीजें बड़ी हैं, कुछ चीजें कंप्रोमाइज भी किया गया है। तो ओवरऑल iQOO Z11 ऐसे फोन की तरह लगता है जो किसी एक चीज पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करता। इसका फोकस है बड़ा और हाई क्वालिटी एमोलेड डिस्प्ले, नया प्रोसेसर, UFS 3.1 स्टोरेज, बड़ी बैटरी, स्टीरियो स्पीकर्स, IP68-69 प्रोटेक्शन, अल्ट्रा वाइड कैमरा और लंबे सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। लेकिन कुछ कंप्रोमाइज भी है, जैसे NFC नहीं है, USB 2.0 नहीं है, और 44 वाट की जो चार्जिंग है आज के हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कही जाएगी। और अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो 60 FPS गेमिंग सपोर्ट आपको थोड़ा लिमिटेड लग सकता है, लेकिन नॉर्मल यूजर्स के लिए अगर आपका काम है सोशल मीडिया, यूट्यूब, कॉलिंग, फोटोग्राफी, वीडियो, मल्टीटास्किंग और ओकेशनली गेमिंग, तो iQOO Z11 का ओवरऑल पैकेज काफी बैलेंस दिखाई देता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसकी कीमत कितनी है? तो iQOO Z11 की स्टार्टिंग प्राइस 34,999 है, जिसमें आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है। लेकिन ऑफर्स और डिस्काउंट के बाद इसकी जो इफेक्टिव प्राइस करीब 31,499 तक जा सकती है। इसके अलावा हायर रैम और स्टोरेज वाले वेरिएंट भी अवेलेबल होंगे, जो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज तक जाते हैं। तो अब असली सवाल है कि इस प्राइस पर iQOO Z11 लेना चाहिए या फिर बजट में कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। इसका आंसर मैं आपको एक अलग कंपैरिजन में डिटेल में दूंगा। फिलहाल अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जिसमें बड़ा एमोलेड डिस्प्ले हो, बड़ी बैटरी हो, नया प्रोसेसर हो, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिले, तो iQOO Z11 डेफिनेटली कंसीडर करने लायक। तो दोस्तों, आपको iQOO Z11 कैसा लगा? आपको इसका नया डिजाइन पसंद आया या फिर आपको पुराना डिजाइन पसंद है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हो, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।